अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। So officially the चिट्ठी season is back. चिट्ठी सीजन is back. The letter season again, और वो भी अदालती महाज पर। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा कि वो जो एक गलगला था या जो आग भड़क रही थी अदालती महाज पर, वो थोड़ी ठंडी हुई, लेकिन थोड़े अरसे से फिर चिंगारियां सुलग रही हैं और उसके हम एपिसोड्स देखते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ख़त सामने आया है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। और ये कहा गया उसमें कि दूसरी हाई कोर्ट से अगर आप जज ला रहे हैं तो उसके लिए एक बामानी मुशावरत कंसल्टेशन का अमल ज़रूरी है, और वजूहात भी आपको देनी होगी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप कोई जज लाते हैं तो उसके लिए किसी दूसरे हाई कोर्ट से लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब वहाँ सीनियर जजेस मौजूद हैं। 3 सीनियर मोस्ट में से आप अपॉइंट कर लें। अब ये गर्दाब ऐसा है जिसको आप ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। मेरे गले पाई जाओ सारा। क्या करें अब, आपके गरेबान में जहाँ और इतनी चीज़ें हैं तो ये भी सही। अब ये तौक भी आप पहन लें और हमें ये बताएं कि इसके कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, डॉट्स कहाँ कहाँ जाके मिलते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है, उसकी तारीख भी तब्दील कर दी गई है, और भी बहुत कुछ मुलाकातें हो रही हैं अटॉर्नी जनरल की, वज़ीर कानून की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। क्या पकड़ा है? उफ, 26वीं अमेंडमेंट जी, वो अभी भी आप समझें कि सबके सर पे चढ़ी हुई है। आपका ख्याल है कि शायद वो मामला तय हो गया है, मामला कोई तय नहीं हुआ। अच्छा। अभी सारा कुछ जो जुडिशरी में हो रहा है उसके गिर्द गिर्द घूम रहा है। अब वो एक अपील पड़ी हुई है जी, जो कि चैलेंज हुआ है। वो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। उसके ऊपर बड़े इश्यूज खड़े हो गए। कोई कहता है फुल कोर्ट होना चाहिए, कोई कहता है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगा, उसे 8 हो 10 हो जो भी है। एक तो ये इशू चल रहा है, उधर से उसको मुलतवी किया जा रहा है, तो अब फिर 3 हफ्ते आगे कर दिए। इसके अलावा ये भी इशू है कि कौन से केसेस चल रहे हैं जिनको रोक दिया जाए जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, क्योंकि जो भी चल रहे हैं उनका ताल्लुक इसके फैसले के साथ है। तो फिर ये क्यों चल रहे हैं, इनको रोक दिया जाए जब तक वो अपील रिजेक्ट ना हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। तो ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, वो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो हो गया, अब वो तो हम उसके पीछे नहीं हटेंगे, और उसके दायरे के अंदर या उसके अम्ब्रेला के अंदर या उसकी छतरी ले के हम बहुत सी और चीज़ें कर देंगे। और उस सिलसिले में डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट अब पैक करना चाह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अगर फुल कोर्ट भी बनाना पड़े तो उसके अंदर भी मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट के जजेस की हो। अब गवर्नमेंट के जजेस, गवर्नमेंट के ना जजेस, ये बात करनी तो ऐसे नहीं चाहिए, मगर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो उनके मौक़िफ़ की हमायत करेंगे उस किस्म के जजेस जितने जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और इन दी अदर बेंचेस। अच्छा, अब मसला यही बना हुआ है कि अब 8 जजेस और लेके आने हैं। जी, 8 ही लाने हैं जी, 8 लाने हैं। अच्छा, अब उसके उधर फिर झगड़े हो रहे हैं कि किस किस्म के जजेस आएंगे, कहाँ से आएंगे, और जहाँ छोड़ के आएंगे वहाँ के हालात होंगे। तो ये काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं जिसके अंदर जुडिशल कमीशन इन्वॉल्व हो चुकी है, और चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्व हो चुके हैं, और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं। और ये जो लेटेस्ट जिसके जिक्र आपने किया, जो हवाला आपने दिया, ये जो लेटेस्ट से ख़त लिखा गया 7 जजेस ने, 7 जजेस के हैं नाम लिखे हुए इसके, मगर है 5 ने साइन किया जी, 2 ने नहीं किए। 2 ने नहीं। मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सिग्नेचर्स नहीं हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये ख़त बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ख़त उन्होंने लिखा है, एक चीफ जस्टिस साहब को लिखा है जी, और उन्होंने 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा है जी, जिसमें एक लाहौर हाई कोर्ट जी और दूसरा मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट जी, दूसरा सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें जाहिर है जी। अब कोशिश गवर्नमेंट की ये है कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से कुछ जजेस को ट्रांसफ़र किया जाए टू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ से कुछ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। अच्छा। क्योंकि पहले ये फैसला हो गया कि किनको ले जाना है, तो वहाँ फिर वैकेंसीज हो रही हैं, उनको फिल करने के लिए दूसरे हाई कोर्ट से लोग लाए जा रहे हैं। अच्छा। और फिर जो इल्ज़ाम ये है जो कि शुबा जाहिर किया गया, वो ये कि जी जिसको आप ला रहे हैं आप वो जूनियर जज है या जजेस हैं, और आपकी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनमें से किसी को चीफ जस्टिस लगाया जाए। हालांकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट नहीं है जी। और ये जो है इसको हम अपोज करते हैं, और इसीलिए ये ख़त लिखा है
के चीफ जस्टिस साहब को ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ आने हैं जजेस, और फिर वो लाहौर और सिंध के चीफ जस्टिस, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। और इसके अलावा ट्रांसफ़र के लिए इसके ऊपर इत्तफाक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी होना है आइन के मुताबिक, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी होना है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो ये है कि इन कंसल्टेशन विद, कि ये ट्रांसफर्स होंगे इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व। और ऑब्वियसली जो जिन साहब को आप लाना चाह रहे हैं उनकी भी उसमें अग्रीमेंट होगी जी। अच्छा, अब ये जो है ना बिजनेस ऑफ कंसल्टेशन, इसको मुख्तलिफ जगहों पे डिफाइन किया गया है। कंसल्टेशन हैज़ टू बी मीनिंगफुल, बामानी होनी चाहिए ये कंसल्टेशन जी। तो अब ये कि इसीलिए आसिफ ज़रदारी साहब को भी ये ख़त में डाल दिया गया है। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है। अब ये ख़तो ख़ताबत जो शुरू हो गई है इसकी भी ज़रा देखना चाहिए कि ये कहाँ शुरू हुई, कैसे हुई। मुझे तो याद नहीं है कि इस ख़ताबत पहले होती थी, और अगर होती भी थी तो मीडिया के अंदर या पब्लिक के अंदर ये नहीं लाई जाती थी। हाँ, ऐसा ही है। ये आई एम श्योर तुम्हें पता है कि किसने ये शुरू किया। ये ट्रेंड जो है इससे मंसूब किया जाता है जैसे काजी फायज़ ईसा से, जैसे सुमरता बंदयाल साहब के दौर में जब वो चैम्बर वर्क करना शुरू हुए और उन्होंने जैसे सुमरता बंदयाल साहब के कुछ एतराज़ात किए, उनके जिस अंदाज में काम करते थे या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में जो भी उन्होंने किया, उनके दौर से ये शुरू हुआ। लेकिन मीडिया को लीक करना लेटर्स का ये उन्हीं से मंसूब किया जाता है। आई थिंक सो जी। और ये जो खत है ये भी ये कह रहा है रिपोर्टेड न्यूज़ बाय द मीडिया। नहीं, इसके अंदर ये है कि जज ही हजरात कह रहे हैं कि हमने मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे ये मकासद हैं हुकूमत के, और फलाने जज का नाम नहीं लिया गया कि जी, मगर ये है कि हम ये सुन रहे हैं। अच्छा, अब ये सुनी सुनाई बात के ऊपर खत लिख दिया उन्होंने, और इसके पीछे फिर इस्लामाबाद के जो वकला हजरात हैं उनकी बॉडीज खड़ी, उनकी बॉडीज एक दो खड़ी हो गई, ठीक है। तो अब ये बात ये है कि अपना जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं या इंटरनल इश्यूज हैं वो अब पब्लिक में आने शुरू हो गए। तो क्लियरली जुडिशरी के अंदर ठीक ठाक दराड़ आ गई, और जाहिर है ये 2-3 कैंप्स बन गए। एक तो गवर्नमेंट का कैंप है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो जजेस ही हों क्रिटिकल पोजीशंस में जो भी फैसले करें वो गवर्नमेंट के हक में हों, जो गवर्नमेंट चाहती है। फिर वो लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, हमारी कोई आज़ादी भी है, हम अपनी आज़ादी के तहत हम जो समझते हैं वही फैसले करेंगे। और फिर इसके अंदर एक पावर स्ट्रगल भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बनेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, सीनियरिटी होगी, उससे ज़ाती एम्बिशंस भी हैं, उससे ज़ाती एम्बिशंस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब आप समझें कि जुडिशरी के अंदर जो कुछ हो रहा है, इट इज़ आइटम नंबर 1। हर रोज़ इसके ऊपर तबसरे शुरू हो जाएंगे, और हो रहे हैं, और बातें हैं, और ये जो ख़तो ख़ताबत है, आपने बताया कि काजी फायज़ ईसा के ज़माने में ये शुरू हुई। अच्छा, उस वक्त तो बात समझ में थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि काजी साहब के साथ ज़्यादती हो रही थी। उस वक्त के जो सीनियर जजेस थे लेड बाय बंदयाल साहब, वो क्लियरली दे वर गोइंग, मतलब उनकी कोशिश थी कि काजी साहब को बाहर ही रखा जाए, उनकी बात ना सुनी जाए। काजी साहब के साथ ज़्यादती भी बड़ी हुई थी जब जुडिशल कमीशन के ऊपर पूरा उनकी तरफ से हमला हुआ था इनके ऊपर, इनको निकालने की कोशिश की गई, और उस वक्त इमरान खान इसके पीछे थे, रेफरेंस भी भेजा गया इनके खिलाफ, और फिर तो खैर वो उस वक्त मीडिया ने काजी साहब की बड़ी सपोर्ट की, और फिर कुछ इंडिपेंडेंट जजेस खड़े हो गए, तो वो बचाव हो गया। फिर ये चीफ जस्टिस बन गए, तो जब ये बन गए तो ज़ाहिर दुश्मनियाँ तो हो चुकी थी उसके दौरान। तो उस वक्त भी इनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश की गई, और उसमें बंदयाल साहब जो कि इनसे पहले चीफ जस्टिस थे, उनका भी रोल है, इसमें कोई डिनाइल नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है सियासी तौर पे काजी साहब थोड़े से एंटी इमरान थे और बंदयाल साहब प्रो इमरान थे, तो इस किस्म की फिर वो ग्रुप्स भी बन चुके थे। तो उस वक्त फिर काजी साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए बंदयाल साहब को ख़त लिखने शुरू कर दिए कि मेरे साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं आपने मुझे इधर नहीं इंक्लूड किया, मुझे पूछा नहीं, आई एम द सीनियर जज, ये नहीं हुआ, और ये पता है कि आपके बाद मैं बन रहा हूँ एंड सो ऑन, और आप मुझे बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहे, और आपने मुझे आउट रखा हुआ है। तो ये बातें निकलनी शुरू हो गई। वो उसके बाद तो फिर रुका नहीं ना, फिर वो जो फाइनली जो 6 जजेस का ख़त था जिसके ऊपर एजेंसियों को इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारे ऊपर ये हो रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है, उसके बाद तो गेम ही चेंज हो गई ना। अच्छा, ये जो 5 जजेस जिन्होंने साइन किए हैं, इनमें से मेरा ख्याल है वो 6 जजेस जो थे, उनमें से 4 तो 4 या 5 के उन्हीं में से, 5 के 5 उन्हीं में से। तो आप सोच लें कि ये फिर जाहिर है कि इशू जो है सिर्फ जुडिशल इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग विद इन जुडिशरी नहीं है, इट्स ऑल्सो रिलेटिंग टू
गवर्नमेंट। जी जी। तो ये अब कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है और इसके अंदर कुछ सीनियर जजेस जो हैं वो ज़ाहिर है बड़े नाराज़ भी हैं, लाइक मंसूर जज साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं। अच्छा कि मेरे साथ क्या हुआ, ही वाज सबसे ये सब यही समझते थे कि ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग और उनकी भी यही ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक जजमेंट ऐसी थी जो कि रिजर्व सीट्स के ऊपर थी, जिसमें मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म ओपिनियन यही था कि उन्होंने छिक्के चौके मार दिए और बहुत आगे निकल गए और आइन को बिल्कुल के बाहर निकल गए और सियासी तौर पे एवरीबडी थॉट के इट वाज अ पॉलिटिकली बायस्ड जजमेंट और वो बाय द वे वो जजमेंट मानी भी नहीं गई। इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुस्तरद कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ओबे नहीं किया एंड सो ऑन। तो जब एक जज की जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती या एडमिनिस्ट्रेशन या और उसके इदारे, रियासत के इदारे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो जज की हैसियत जो है वो बिल्कुल गिर जाती है, उसकी अथॉरिटी नहीं रहती फिर उसके बाद। मगर इन दिस केस द इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट थॉट कि ये बंदा तो ठीक नहीं है, ये तो हमें इस वक्त तंग कर रहा है, तो आगे क्या करेगा हमारे साथ। तो आई थिंक दे मेड श्योर कि फिर मंसूर साहब ना हो। फिर ये सारे ड्रामा शुरू हुआ कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, मंसूर शाह को अलग कर देना है एंड सो ऑन। मंसूर शाह साहब अभी भी लगे हैं, अभी भी वो खतावत हो रही है, अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जुडिशरी के अंदर अफरा तफरी है, कोई अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रही है खातून जज, कोई अपने आप को इधर हो रहे हैं, कोई इधर हो रहे हैं, कोई डिसेंटिंग नोट दे रहे हैं। There's lots of disagreement within the judiciary on different counts. और अगर इसका लुब्बे लबाब निकाला जाए तो वो यही है आयशा के ये किसी वक्त भी ये मामला जो है और ख़राब हो सकता। अच्छा, यानी ये चाहे कि प्याली में तूफ़ान नहीं है बल्कि बात बढ़ेगी, ये बढ़ सकती है। तो इस ख़त की हैसियत वैसे क्या है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या जवाब दे सकते हैं? जवाब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब ये जो इशू है जी कोई जवाब नहीं देंगे वो। अब होगा ये कि वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जजेस। अभी जो रिपोर्टिंग जो हो रही है, कंफर्म तो नहीं है मगर रिपोर्टिंग यही हो रही है कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब जो कि अब आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और लाहौर के जो हैं उनकी तरफ से शायद ग्रीन लाइट है, और सिंध के जो चीफ जस्टिस उनकी तरफ से भी पता नहीं उनका मौक़िफ़ क्या है। तो अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट साहब के बाद 3 वोट तो हो गए ना, एक अपना और 2 ये, बाकी रह गए 2, एक सिंध का और एक चीफ जस्टिस। तो मेरा ख्याल है ये पास तो हो ही जाएगा। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपोज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जा रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट, और उनकी आगे मेरा ख्याल है 9 साल और भी उनकी 8-9 साल मुद्दत है, 31 में जाके शायद वो रिटायर करेंगे जी। तो मेरा ख्याल है वो तो समझेंगे कि एट सम स्टेज ही विल बी चीफ जस्टिस, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन इस्लामाबाद हैज़ बीन नॉट एंटी गवर्नमेंट, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि वो भी यहाँ मिला देंगे। अब रह गए चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने एक आध इस किस्म के केस के अंदर जो मैंने सुना है अपने आप को रिक्यूज़ भी कर लिया था या ओपिनियन ही नहीं दिया ओपिनियन। तो अब वो अगर प्रेसिडेंट साहब इन सबको कंसल्टेशन करेंगे तो मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा। ये जजेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसके ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा लीगली। अच्छा, अब बात यह है कि बाहर तो एक महाज बन रहा है ना जी, ये अंदर भी महाज बन रहा है। अब किसी स्टेज पे भी मैं समझता हूँ कि ये कुछ हो सकता है। अच्छा। और ये वी आर ट्रेडिंग ऑन वेरी थिन वाटर। अच्छा, बगावत हो सकती है या रिएक्शन आ सकता है क्या? जो 10 मई के मुल्ज़िमान हैं जिनको सज़ाएं सुना दी गई थी ATC की जानिब से, उनकी ज़मानतें हुई हैं, और ये इनमें से 2 जजेस हैं 5 में से जी जिन्होंने ज़मानतें कर दी हैं, सस्पेंड कर दिए उनके सेंटेंसेस जी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जैसे सरदार एजाज इसहाक ने समाअत की थी इसकी, और उन्होंने मेरा ख्याल है कियानी साहब समझते हैं कि ही इज़ सीनियर मोस्ट एंड ही शुड बी द चीफ जस्टिस। उनकी भी तवक्को है कि ही डिजर्व्स दिस चीफ जस्टिस पोजीशन। आई डोंट नो जी मियां गुल हसन औरंगजेब और मैं डिसइंफॉर्मेशन नहीं कर रहा, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, स्पेकुलेशन है। तो अपने आप को बता दिया जाए कि कोई हमारी किसी की साइड नहीं हम ले रहे। आई जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एज वी नो इट। वी मे बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है, तो इस तरह की और जजमेंट्स भी आ सकती हैं, ज़ाहिर रिमार्क्स की सूरत में ही रिएक्शन आएगा या रेजिग्नेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने एजेंसीज के हवाले से जो खत लिखा गया था उस पर तो आपने अपना तबसरा दिया था, प्रेडिक्ट भी किया था, और वैसा ही हमने होते देखा। अब इसके बाद क्या होगा? देखो, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए तो 8 जजेस और लाए जा रहे हैं ना। ये वैकेंसी 27 की जजेस की जो मैक्सिमम लिमिट है, ये तो कब से चल रही है? 17, 18, 17, 16, 17, 18, 15 भी रह गए थे, किसी ने अब तक कोशिश नहीं की थी इनको भरने की। ऑल ओवर सडन जरूरत पड़ गई, क्यों? कि डिवीजन होगी सुप्रीम कोर्ट। अब वो अपने आप को पक्का करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है लेके आओ बंदे पढ़ो, तो ये सिचुएशन है। तो अब क्योंकि जो दूसरा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वहाँ तो वो लोग अब रह गए हैं ना जो कि बेसिकली
नॉट प्रो गवर्नमेंट है जी, और जिनके लिए 26वीं आईनी तरमीम आई थी, बनाई गई थी, तो अब वो हो सकता है कि देखिए गवर्नमेंट के बहुत से केसेस आते हैं ना विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, विच कैन बी अदर केसेस। ठीक, तो उसके अंदर तो अगर ये जजेस ने फैसला कर लिया कि जेडी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन और जिसका ताल्लुक नहीं है विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच हैज टू डू विद एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन और एनीथिंग, तो दीस जजेस कैन क्रिएट हैवक। अब मुझे याद है कि साकिब निसार साहब ने भी ऐसे किया था जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे थे लोगों को, तो साकिब निसार साहब के आगे पिटीशन जाती थी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने इसको नॉमिनेट किया, ये ठीक बंदा नहीं है। साकिब निसार ठा करके निकाल के बाहर फेंक देता था। हमारे अपने मीडिया के अंदर चेयरमैन पीटीवी ताउला कासवी साहब को लगाया गया और इन्होंने उड़ा के रख दिया उसको। बाद में वो रिस्टोर हो गए जब साकिब साहब चले गए, उनके पैसे उसके वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये जजेस कैन ऑल्सो बी विशियस एंड कैन ऑल्सो बी वेरी गाइडेड बाय पर्सनल एजेंडाज। और इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी पर्सनल एजेंडे थे कि बहुत सी चीज़ें हुई। साकिब निसार ने एक हॉस्पिटल के बारे में इस किस्म के फैसले किए, बहुत कुछ है, अब कहाँ मैं जाऊँगा। और ये सारा एतमाद जुडिशरी पे खोया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात, इसमें दो हाथ से ताली बजती है जी। जजेस ने सियासी तौर पे साइड्स लेनी शुरू कर दी, साइड्स लेनी शुरू कर दी जब, और ब्लेटेंटली रिमार्क्स भी देने शुरू कर दिए, ऑब्जर्वेशंस देनी शुरू कर दी। उसमें कोई हमें जस्टिस नज़र नहीं आती थी, उसमें कानून नज़र नहीं आता था। ये पीटीआई वाले उसमें जस्टिस देखते थे, ठीक। मगर बात यह है कि उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिल गई कि फिर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आइन को नहीं देखा जा रहा है, पॉलिटिक्स प्ले हो रही है। उसके नतीजे में फिर आपने देखा गवर्नमेंट ने किस किस्म के कानून लाने शुरू किए और गड़बड़ करनी शुरू की, जिसकी वजह से 26th अमेंडमेंट आया। और अभी धमकी है कि एक और भी कर सकते हैं अगर और भी गड़बड़ हुई तो। ये वही चीज़ है कि पीटीआई ने जिस किस्म की गाली गलौज शुरू कर दी और मिस इन्फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी और डिसइन्फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी और जिस किस्म के मीडिया के अंदर अटैक करनी शुरू कर दी कानून के छोड़ के, तो इस वजह से फिर ये पीका इनको लाना पड़ा। तो यही होता है, किसी चीज़ का एक्शन हो तो उसका रिएक्शन होता है। अगर आपने इस किस्म की हरकतें करनी है पीटीआई ने या जजेस ने, तो फिर उधर से अथॉरिटेरियन स्टेट जो है वो रिप्रेसिव मेजर्स करेगी, वो आइन का सहारा लेके और रियासत का सहारा लेके वो आपको अंडू करेगी या आपको नेगेट करेगी। और उसका नुकसान सारी पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के लोगों को हो जाएगा। अदारा भी नहीं बचेगा, कोई अदारा नहीं बचता है इस किस्म की चीज़ में, जब इदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं एंड उसमें सबका नुकसान हो जाता है। तो ये जो पीका का है इसमें सबका नुकसान है और सिर्फ मीडिया का नहीं, सबका नुकसान है। और यही जो जुडिशल टिंकरिंग हो रही है 26th अमेंडमेंट, इसमें सबका नुकसान है। और आप देख रहे हैं कि जब तक तो ये गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक है तो ये सब कुछ होता रहेगा। जिस दिन ये सिस्टम टूट गया, और बाय द वे बहुत से क्रैक्स आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, जिस दिन ये उड़ गया ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा और फिर एक डायलेक्टिक और ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। हम होता ये है कि हर इंस्टीट्यूशन आशा एक्सेसिव, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस को वो लेते हैं सेसेशन, ऑटोनॉमी को कहते हैं इंडिपेंडेंस को कहते हैं सेसेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने ये सुना, ओ जी हम तो पार्लियामेंट से भी ऊपर हैं। अरे भाई, आप पार्लियामेंट से ऊपर नहीं हैं, मगर आप जब ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से ऊपर हैं तो फिर मसला तो बनेगा। बिकॉज आइन बड़ी क्लियर है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वही कानून बनाती है, वही आइन बनाती है, वही आइन को तरमीम करती है। आपका रोल भी उसी के अंदर है, तो आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं? मगर नहीं, वो ये बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं कि जी आइन के ठेकेदार हम हैं तो पार्लियामेंट नहीं है। इज रॉन्ग। तो जब ये आप करेंगे आयशा, तो फिर पार्लियामेंट भी रिएक्ट करेगी, उसे भी फिर मोहरा लगनी शुरू हो जानी है। ठीक है ना जी, फिर तो टकराव होगा। तो ये आई थिंक जजेस नीड टू, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहले लेटे हुए थे मुशर्रफ के ज़माने में, जब खड़े हुए तो इतने खड़े हुए कि दौड़न लग पे और जी और सारे नु अंदर थले देता और उसके बाद जिसले फिर वापस ठाप पई तो बिल्कुल ही फिर इधर हो गए, फिर उसके बाद सियासत शुरू करती। दिस इज व्हाट्स बीन हैपनिंग और ये सर्कल में घूमते जा रहे हैं। अब जब चिट्ठी सीज़न की बात हो रही है तो उसमें दूसरा जो अहम ख़त है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लंबा चौड़ा ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं। ज़ख्मी और एक किस्म का वाइट पेपर अगेंस्ट दिस सेटअप।
और उन्होंने सारे ज़ख्मी और वफात पाने वाले जो 26 नवंबर के वाक़े में हुए उनकी तफसीलात उन्होंने दी हैं। फिर उन्होंने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन्होंने खुद ही ख़त लिख दिया, हाँ जी, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट तमाशाई नहीं बन सकती ना इस सारे मामले में जब इस तरह से। एक्चुअली बनाया तो इमरान खान ने तमाशाई है ना शुरू में, जबकि काजी साहब के ऊपर अटैक किया जी, उस वक्त 1 पेज था ना जी जी, वो रेफरेंस जब भेजा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। हाँ, शहबाज शरीफ साहब किसी और की बात सुन रहे हैं, तो जो आप करेंगे वही आपको आपके बाद में आपके गले में गले को घोंसेगा। तो यही सियासतदानों को आज तक समझ नहीं आई इस बात की। अच्छा, तो अब मैं क्या कहूँ और नहीं, अब इतना लंबा चौड़ा खत अगर जैसे तो ये खत का कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा के लिए ये खत लिखा गया है। अच्छा, और कि इसके अंदर मैंने देखा है बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, और कुछ सही भी है, कुछ स्पेकुलेशन है, कुछ एक्यूजेशन है, कुछ एलिगेशन है। तो ये मतलब है कि फाइल में चला जाएगा, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मीडिया की कंजम्पशन के लिए ये 349 जो पेजेस हैं उनकी समरी भी बाकायदा बनाई गई है और सारी तफसीलात फराहम की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक आवाज़ लगाई गई है। आपने तबसरा जाना कि से क्या जवाब इस ज़िम्न में आ सकता है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान की मईशत तो बहुत बड़ा इशू था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, टॉप किया था वो बेगरी गदागरी, ठीक, भिकारी होना, कि हम भिकारी एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए जो फॉरेन कंट्रीज से आ रही थी शिकायत, उन पे अब कार्रवाई करने का आगाज़ किया और इस सिलसिले में कुछ उन्होंने सिफारिशात पेश की हैं। सेनेट में बिल पेश कर दिया गया है जो ये बता रहा है कि आप किस्मत का हाल बता के, करतब दिखा के, किसी बहाने से चीज़ें बेच के, बार बार गाड़ियों पे नॉक करके, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करके, किसी भी तरह से, यानी कि आप भीख नहीं मांग सकते। और इसके लिए अगर आप भर्ती भी करते हैं किसी को तो तब भी आपको सज़ा हो सकती है 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की। अगर आप हमदर्दी ईंटने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी किसी माजूरी को दिखा के भी भीख मांगने की कोशिश करें, तो तब भी आपको इसको जुर्म करार देना बहुत ज़रूरी हो चुका है, जिस नौइयत की शिकायत बैरून मुल्क से आई हैं। तो आप क्या समझते हैं कितनी अहम पेशरफ्त है, और सिर्फ ये बैरून मुल्क के लिए ही इसका इतलाक होगा, या पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड चला है और सिग्नल्स के ऊपर हम भरमार देखते हैं भिखारियों की, उसमें भी कोई मदद मिलेगी? ये सीरियस मूव लगती है आपको? देखिए, सीरियस मूव तो देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इतनी बेगरी है, उसको तो रोकना मुश्किल है। तो उसको तो भूल ही जाए। हालांकि इसमें लिखा है कानून के अंदर के वो भी क्रिमिनल एक्ट है कि अगर आपको गाड़ी को आके पैसे मांगता तो उसको भी पकड़ के पुलिस ले जा सकती है। एक तो ये होगा कि पुलिस वाले जो है उनका तो 4 पैसे बन जाएंगे। अब जड़ा सड़क से आया उन्हें फड़ के ले जाएंगे, ठीक है, वो खा वो दादी हो, नानी हो, बेचारी हो, जो भी होगा, लूला लंगड़ा जड़ा भी पढ़ के ले जाएंगे। वो बेचारा 10,000 रुपया देगा तो फिर वापस आ जाएगा, फिर 4 दिन करेगा, फिर पकड़ के ले जाएंगे। तो पुलिस का तो मजा हो गया, ठीक है, मगर ये रहेंगे वो अपनी जगह, ये कहीं इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि इनकी दिहाड़ियाँ लग जाएंगी पुलिस के साथ कि जी मुझे हाथ नहीं लगाना। हर जगह पे ठेकेले हो जाएंगे कि ये गुलबर्ग का फलाना एरिया है, यहाँ ये 25 लोग घूमेंगे। ऑलरेडी ठेके हैं तो वो और मंथली जाएगी, वो मंथली महंगी हो जाएगी ना, महंगी हो जाएगी, वो पकड़ के ले जाएंगे ना, अगर आप बढ़ जाएगा। हाँ। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, तो ये कम तो नहीं होगी, मगर मैं अब जब आप उनको 50 रुपए देंगे वगैरह, थोड़े मुँह तो सुटेंगे, पुलिस तो दे रहे थानू कम से 100 रुपया तो दो। तो एक तो ये होगा। दूसरी चीज़ ये है, रियल इशू इज़ नॉट दिस, बिकॉज ये तो हमारे बहुत से रिलीजियस फंक्शंस हैं जहाँ ये देना जो है वो चैरिटी देना, आर्म्स देना देता है। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाहर खड़े हैं, लोग देते हैं जी, सदका बहुत कुछ है। इसको तो रोकना मुश्किल है, ठीक है। और सिर्फ ये है कि पुलिस के मत जाने, आगे आइए आपके बाहर जाने, ये बड़ा इशू बन गया। बिकॉज इसमें यूएई वालों ने और दुबई और सऊदी अरेबिया ने और मलेशिया ने इन्होंने बड़ी सख्त प्रोटेस्ट की है कि यहाँ लोग आ जाते हैं और फिर सड़कों पे खड़े हो जाते हैं बेगिंग के लिए, और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। और इसीलिए आजकल इतना मुश्किल हो गया यूएई का वीज़ा लेना, बिकॉज वो उन्होंने सारा कुछ ही बंद कर दिया। और आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने यूएई का एक मिनिस्टर है उसका भी दिखाया था, वो कह रहा था ना करें आप अपने सियासत यहाँ मत लेके आएँ और ये बेगिंग शेगिंग बंद करें, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। उन्होंने अब एक्शन ले लिया। मतलब है कि इवन इफ़ यू एंड आई वांट टू गो टू दुबई फॉर टूरिज्म, तो बड़ा मुश्किल हो गया वीज़ा लेना, इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे लोग जो हैं ज़्यादती करते हैं,
जहाँ जाते हैं वहाँ गन डाल देते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ भी उनको पुश आउट करते हैं कि निकलो यहाँ से। हम तो बड़ी फ़ख्र से कहते हैं ना कि हमने 8-9 लाख बंदा एक्सपोर्ट कर दिया। हाँ। ये हमारी क्लेम है हमारी मिनिस्ट्री की कि हम इतने लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कि वहाँ से हमें रेमिटेंसेस आते हैं। अब पता लगा कि बेगर्स भी जाके वहाँ से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। नाम ECL पे भी नाम है 4700 का। कुछ 4700 के करीब लोग ECL पे डाल दिए। अब आपको कैसे पता कि ये बेगर है या ये नहीं है? क्या वो उसकी शक्ल पे कोई लिखा हुआ है या आपने जाके पकड़ा किसी को सड़क पे और उसका कहा पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? ये पता नहीं कहाँ से ये लिस्टें बन जाती हैं। कौन ये लिस्टें बना के भेजता? ज़ाहिर है SHOs ही भेजते होंगे कि इस इलाके में ये है, इनको हमने पकड़ा था, ये एंड सो ऑन। तो अब किसी के पास, बेगर्स के पास तो आमतौर पे पासपोर्ट ही नहीं होते। अब बनवा रहे होंगे वो। जी बनवा के बेगिंग का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन फंड्स नहीं है ना ट्रैवल के जिस तरह जरूरी है। वो चेक किया जाता है फिर बैकग्राउंड सारा। तो वो अब एयरपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ कि लाइन लगी हुई होती है, वो रोक के बैठे हुए होते हैं लोग। पहले ये होता था जड़ा आधा सी मोहर लगती थी, फिर है वीज़ा तक जाओ। अब तो वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, FIA वाले रोक रहे हैं अब। और ये प्रेशर आया बाहर से जी। और ये सब हम सबको इफेक्ट करता है। तो ये वही चीज़ है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम भी करते हैं मुल्क को और फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं जिसके साथ सारे मुल्क का नुकसान हो जाता है। तो अब ये एक नया कानून आ गया। इसका कानून का जो एप्लीकेशन है वो लोकली एज आई सेड कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इंटरनेशनली पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ अगली खबर ये भी आएगी कि कुछ लोग वहाँ से डिपोर्ट होंगे, सऊदी अरेबिया से हो रहे हैं और भी होंगे। और अब वो PIA को कहा जाएगा कि आप अपनी जेब में से इनको वापस लेके आए। अच्छा। हाँ, बिकॉज और कौन लेके आएगा? वो तो कहते हैं हम तो डिपोर्ट कर रहे हैं, आप पैसे दें इसके। तो ये अब पाकिस्तान की एक्सचेकर के ऊपर एक डज लगेगी कि आप लाखों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता हर महीने 100, 200, 300, 400 वो पकड़ के लोगों को भेजेंगे। और अमेरिका के अंदर इसी की जो एप्लीकेशन है, उनको बेगर नहीं कह रहे, उनको असाइलम सीकर कह रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं जो कि गलत बयानी करके अमेरिका आए हैं और उनको भी निकालेंगे वो। तो ये अब एक किस्म की एग्जिट स्ट्रेटजी होगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप देखिएगा इट विल गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन इन पाकिस्तान। तो ये जो बिल पेश किया गया है, इसमें जो जुर्म करार देना है सेठी साहब, इसकी कितनी अहमियत है? क्योंकि सऊदी अरब में तो ऑलरेडी 1 साल की सज़ा है और कुछ जुर्माना है। अब यहाँ 7 साल कैद है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। 2 इशूज़ जी। पहला इशू ये है कि एक बंदा है, उसने अपना पासपोर्ट लिया, उसका कोई रिश्तेदार है वहाँ, उसने कहा आ जाओ, उसने स्पॉन्सर कर दिया, है वो बेगर, उसके पास कोई नहीं है, एक्सपर्टीज, प्रोफेशन नहीं है, स्किल नहीं है। हाँ। उन्हें तो वीज़ा कटवाया और स्पॉन्सरशिप आ गई है और वो चला गया। तो उसके लिए तो ये 7 साल की नहीं होगी। अच्छा। वो इंडिविजुअल है। मगर ये जो पूरे जो गैंग्स बने हुए ना, लोगों को स्मगल करने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, उनको रोकने के लिए कि भाई पहली स्टेज पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बेगर है, इसको नहीं करना। और आप लोग तो ये इकट्ठे कर करके इनको भेज रहे हैं जी। तो उनको रोकने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज़ क्राइम नाउ, इसको उसके लिए इतनी सख्त सज़ा रखी है उन्होंने, उसको डेटरेंस बनाने के लिए। अच्छा। और ये बाकी जो इक्का दुक्का निकल जाते हैं, जाहिर है फिर उनके ऊपर भी असर पड़ता है। बट बेसिकली द टारगेट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो कि ये इस किस्म की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं और इनको भिजवाते हैं बाहर। ओके, तो इसे आपको शाइन करार देंगे इस नौयत के इक़दाम को कि ये सोच भी अच्छी है और इसकी बहुत ज़रूरत है, खुसूसन जब आपको बाहर के मुल्क से इस तरह की मुल्कों से इस तरह की शिकायत आना शुरू हो जाए। मिसयूज़ भी हो सकता है। हाँ, लोग जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के, और बहुत से कवानीन पाकिस्तान में ऐसे हैं, फिर वो मिसयूज़ भी होते हैं उसके। तो अब एक और बहुत दकीक मामला अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात का, स्पेशली TTP का मामला, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा KP इससे मुतासर है। और माजी में हमने क्लैश देखा है, माजी करीब में ही, कि KP की पॉलिसी और रियासत की पॉलिसी और, लेकिन अब बाकायदा वहाँ कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात और बातचीत के लिए KP से एक वफ़द जाएगा और उसके जो TORs होंगे वो अप्रूवल के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि एक सूबे की सतह पर इस तरह से बातचीत आगे बढ़ाना मुफीद रहेगा? पहली बात तो ये है कि ये सूबे की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आया, ये मेरा ये एनालिसिस है। अच्छा। कि गंडापुर साहब पहले भी ये इस किस्म की मौलाना फजल की पार्टी की तरह ये भी एक ग्रुप गया था। जी बिल्कुल। और उन्होंने भी बातचीत की थी। ISI वाले भी आते जाते रहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस वाले लोग भी आते जाते रहते हैं, मिल के भी इन्होंने सब कुछ किया है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। ठीक। अब ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है। अच्छा। जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये जो अब
नई इनिशिएटिव है कि केपी की गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रुप जाएगा। और ये क्यों हुआ? अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ मुदाखलत हुई है अफगानिस्तान में अगेंस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी, टारगेट किया है कुछ ठिकानों को। और हर रोज़ यहाँ झड़पें हो रही हैं TTP की और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी तरफ बॉर्डर। और हर रोज़ अखबार में 3 सिपाही 1 अफसर, 4 सिपाही 1 अफसर, 7 सिपाही 1। ये तो हम एडमिट कर रहे हैं। अब क्या एक्चुअल क्या है वी डोंट नो, बट ये तो एडमिट कर रहे हैं। वुंड कितने हुए वी डोंट नो। सो देयर इज अ सीरियस सिचुएशन ऑन द बॉर्डर। और उधर की तरफ से पूरी फुल फ्लैश अटैक है। और वो अटैक कैन नॉट बी, ये हो नहीं सकता कि अफगान गवर्नमेंट की रजामंदी के बगैर है, वो सरपरस्ती के बगैर। तो ये तो बड़ा सीरियस मामला चल रहा है बिटवीन द 2 स्टेट्स। अच्छा, हमने उनको बड़ी समझाने की कोशिश की कि ये देखिए ये हमारे लिए बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, आप बंद करें, इनको रोकें। अच्छा, वो आगे से ये कहते हैं आप बराह रास्त इनसे बात करें, हमारे मेहमान हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। बट दरअसल मसला उनका ये है, जब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कि वो डरते हैं कि ये TTA वाले जो डरते हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, ये TTP वाले जो हैं, ये IS दाइश के साथ, खुरासान उनके साथ ये ना मिल जाएं और हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना कर दें, बिकॉज ये हार्ड लाइनर्स हैं। जी, ऐसा ही है, उनको ये थ्रेट है, उनको ये फिक्र है। तो वो कहते हैं इनको हमने नहीं छेड़ना, आपने जो करना है कर लें। अच्छा, आप जब वो आपको ये कहते हैं तो मगर साथ ये भी कहते हैं कि आप ये ना करें, ठाठा ना करें आगे, बिकॉज वो तो हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो जाती है। अब तो हमारे लिए चारा क्या रह गया? तो हमें तो हर रोज़ हमारे बंदे मर रहे हैं, तो हमने तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो अब हम हमारे लिए, और हमने करना शुरू कर दिया, जिसके साथ तल्लकात पाकिस्तान की हुकूमत के और TTA के ख़राब हो गए। ठीक है ना? अब क्योंकि वो ख़राब हो गए और हमने धमकियाँ भी दी हैं, इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही, ब्रेक डाउन हो गया बिटवीन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। इसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगा दिया TTA गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे $7 बिलियन के हथियार, स्मॉल आर्म्स टू बिग आर्म्स, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स, इंक्लूडिंग रॉकेट लॉन्चर्स, इंक्लूडिंग सम टैंक्स, हमवीज, स्मॉल आर्म्स, बिग आर्म्स, रॉकेट लॉन्चर, मोटर्स, वो कह रहे हैं ये हमारे 7 बिलियन के वेपन्स पड़े हुए हैं और वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एकदम इसमें कूद गए, हमने कहा हाँ ये तो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो और प्रेशर डाल दिया। अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान मिल गया है टू पुट प्रेशर ऑन TTA गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो अब तो और तल्लकात खराब होंगे या सॉल्व होंगे? दबाव बढ़ने की सूरत में पसपाई नहीं हो सकती? नहीं, अब मैं समझता हूँ खराब होंगे। अच्छा, हो गए। अच्छा, अब क्योंकि वो आगे से कह रहे हैं जाओ ये जो ये हमारी चीज़ें हैं, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, ये है वो है, वो तो डिनाई कर रहे हैं। वो उन्होंने कोई कोऑपरेशन ना पाकिस्तान के साथ करनी है ना अमेरिका के साथ करनी है। अच्छा, तो इसलिए तल्लकात अच्छे नहीं होंगे, ख़राब होंगे। और इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान और अमेरिका फिर सोच रहा है कि अगर ये ऐसी बात है तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या? पाकिस्तान तो ऑलरेडी कुछ किया है ना कुछ, जी। तो हो सकता है मिलके कुछ प्रेशर डालने के लिए कुछ और भी हो सकता है। अब मैं उधर नहीं जाना चाहता। हाँ, वो खबरें भी बनी अमेरिका में, कुछ बयानात भी ऐसे हैं बाउंटीज के, बाउंटीज। ठीक, तो अब बाउंटी हंटर्स तो आपको पता है वो तो फिर एजेंसियां खुद बना देती हैं बाउंटी हंटर्स। जी। अब बाउंटी हंटर क्या है, किसी के ऊपर नाम लिख दिया कि जी $1 मिलियन फलाने को फारग कर दें, $1 मिलियन, तो ये तो दिस इज़ अ थ्रेट। ठीक, और ये थ्रेट वो होती है कि इसमें एजेंसियों के लोग भी जाके कर सकते हैं। ठीक है। और जो खुद वहाँ के लोग होते हैं वो भी समझते हैं कि लो जी करके $1 मिलियन खींच लिए। ठीक। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं जिनके ऊपर ये सर की हेड मनी लग गई है, वो भी फिर परेशान हो जाते हैं। तो इट्स अ प्रेशर टैक्टिक। स्टेज 1 बाउंटी, ठीक है। स्टेज 2 इंटरवेंशन, ओके। स्टेज 3 डिस्टेबलाइजेशन, रेजीम चेंज। ये सब स्टेजेस होती हैं। जब अमेरिका किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता ना तो ये स्टेजेस होती हैं। अब पाकिस्तान जो है, मेरा ख्याल है इस वक्त सोच रहा ये होगा कि हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ तो TTA वाले ज़्यादती कर रहे हैं जी। हमने तो सोचा था कि इनको हम लाएंगे अफ़गानिस्तान में, हमारी इनके साथ ऐसे दोस्ती होगी। एक तरफ तो ये
पी को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया इन्होंने, दूसरी तरफ इंडिया के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम उनसे ये भी लेंगे वो भी लेंगे, हमारी फौज जो हमारे जो फाइटर है वो इंडिया में जाके ट्रेन भी होंगे और बला। तो ये कहाँ जा रही बात है? तो इसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट चुप करके तो नहीं बैठेगी ना। बंदे मर रहे हैं यार आयशा जी, बंदे मार रहे हैं, कोई छोटी गलती नहीं है। और वो अब ये कह रहे हैं हम ये भी एरिया ले लेंगे, आपका ये भी एरिया ले लेंगे, हम ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते। ये सारा एक किस्म की एक फिर अटैक ऑन द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो कोई नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट चुप करके नहीं बैठेगी। अच्छा, तो अब ये मौका मिल गया कि अमेरिका के साथ मिल जाएं, उनका भी एक इंटरेस्ट है और हमारा भी इंटरेस्ट है, इसके साथ हमारे भी बेहतर हो जाएंगे तल्लुकात, और शायद टीटीपी के ऊपर कुछ टीटीए और टीटीपी के ऊपर कोई प्रेशर भी आ जाए। राइट, तो ये आई थिंक दिस वाज हैपनिंग। इस सूरत में टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो ग्रुप जा रहा है जी, इसको इनकरेजमेंट मिली है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। ओके, गो अहेड कि आप ये चीज़ें हैं ये आप जाके उनको समझाएं, ठीक, और उन्हें ये कहें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका और ये इश्यूज हैं सारे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हम आए हैं क्योंकि हमारा एरिया इज़ इन्वॉल्व, आप खुदा के लिए, ताकि ये हमारी रियासत की तरफ से कोई कंसेशन ना हो। ओके, ऐसे ना लगे कि हम जा रहे हैं। So this level, इन्होंने कहा जी आप जाएं। हाँ। गंडापुर साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी ग्रुप को वो खुद सिलेक्ट करके ले जाए। पहले जब इस किस्म की उन्होंने बात की थी तो ठापा पै गई सब कि तू कौन होना जाने वाला, चुप करके बै, ड्रामे ना कर। तो इस दफ़ा पूरी इजाज़त के साथ ये हो रहा है। ये इसको कहते हैं डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। तो आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट, लास्ट सेंटेंस। सारी बात समझा दी गई है कि वहाँ क्या कहना है क्या नहीं कहना। अच्छा। और अगर चाहो तो हमें थोड़ी बहुत गाली भी दे देना कि वहाँ साड़ी गल भी नहीं बनते। अच्छा। मगर मारे जा रहे हैं हम पठान, हाँ। ब्ला ब्ला ब्ला, तो ताउन करें, वो ताउन करें खुदा के लिए, हाँ। तो इसीलिए हम आए हैं। हाँ। बट सारा जो TORs है, एजेंडा जो है, उनको समझाना यही है कि यार बस करो, यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल, वी आर ऑलरेडी इन ट्रबल एंड देन एवरीबॉडी इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। तो अब इस देखना आपने ये है कि इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है। ओह यस, द डेलीगेशन जो जाएगा, कौन कौन उसका हिस्सा होगा। तो उसमें ज़रूर रिलीजियस लोग भी होंगे, और मौलाना को से भी कहा जाएगा कि आप भी किसी को दें हमें, हाँ। और बाकी भी लोग जो है बॉर्डर एरियाज के एक्सेट्रा, ये कोई एक मिश्रण बनेगी। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस, एक आखिरी अटेम्प्ट मार ली जाए जी। अगर ये भी कामयाब नहीं होती, नहीं सुनते, इनकी बात भी नहीं सुनते, तो फिर जो करना है हम करेंगे। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। ठीक है, ये है मामला। जो जिरगा या जो वफ्द भेजा जाएगा अफ़गानिस्तान, वो अफ़गान कबाइल के साथ बातचीत करेगा, मुज़ाकरात करेगा, मामला सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन TORs कहाँ से अप्रूव होके आएंगे ये आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आलमी सतह से आने वाली वो लहरें जो पाकिस्तान को मुतासिर कर रही हैं, वैसे तो दुनिया भर को मुतासिर कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम। तो जैसे उन्होंने एड सस्पेंड की, सिवाय कुछ एग्जेम्पशंस के, पाकिस्तान के लिए भी प्रोग्राम बंद कर दिया गया जो US एड के जिम्मे जारी है। पाकिस्तान इफेक्ट होगा इससे? सिर्फ पाकिस्तान में कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। कोई 30 के करीब छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा। US एड के 5-6 सेक्टर्स के अंदर, हेल्थ है, पॉपुलेशन प्लानिंग है, एनर्जी सेक्टर है, and so on, water resources जी। तो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, नथिंग बिग। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। US एड पुराने ज़माने में बहुत अहमियत होती थी, आजकल US एड की कोई अहमियत नहीं है, तो इसको रोक देना इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस फ्रैंकली। तो एक तो ये बात। अच्छा। तो इस पर ये समझना कि जी, बट आई थिंक देयर आर सम प्रोग्राम्स जो शायद रिफ्लेक्शन के ऊपर सोच विचार करके बाद फिर वो रिस्टोर कर देंगे 90 डेज। हाँ, वो शायद चल पड़े। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आखिरी स्टेजेस पे होंगी, ख़त्म होने का आ रही होंगी, तो शायद उनको रिस्टोर कर दिया जाए। वैसे भी वक्त के साथ साथ कहा गया कि जो इमदाद थी वो पाकिस्तान को पहले फ़ौजी अदवार में ही ज़्यादा दी गई, और अब पाकिस्तान के साथ इस तरह से US का ताउन नहीं है। दूसरी तरफ कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो अमेरिका में चल रही हैं, स्पेशली वहाँ पर जो एक क्रैश हुआ जिसको लेके वहाँ डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि उन्होंने आते साथ जो हलचल मचाई है, फायरिंग्स की हैं और उसकी बुनियाद बनाई है, इसकी वजह से वहाँ बहुत पैनिक है। आप समझते हैं कि जो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तनकीद वो जायज़ है, बजा है? अभी एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को पूछा कि ये क्रैश हुआ है तो आप जा रहे हैं वहाँ? तो उसने कहा क्या मैं जाके वहाँ तैरूँगा, जाके स्विमिंग करने जाऊँगा मैं? ये उसने जवाब दिया आगे से। डोनाल्ड ट्रंप ने आते सार जो अनाउंसमेंट्स की थी, कटिंग पीपल, और उसका ये मौक़िफ़ था कि जो लोग डाइवर्सिटी या इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर इस किस्म के इदारों के अंदर
हायर किए गए हैं उनको निकाला जाए। क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ना, ये इट वाज नॉट अ मेरिट बेस्ड पॉलिसी, इट वाज लाइक अ कोटा बेस्ड पॉलिसी कि जी इतनी खवातीन होनी चाहिए, इतने फलानी जगह पे लोग होने चाहिए, इतने इधर से होने चाहिए, इतने फलाने होने चाहिए। तो वो पॉलिसी इन सच सेक्टर्स, सेंसिटिव सेक्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप को ये मौक़िफ़ था कि ये डाइवर्सिटी वाली पॉलिसीज़, DEI, डाइवर्सिटी इक्वालिटी, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये अब नहीं होनी चाहिए, प्योर मेरिट होनी चाहिए। अच्छा। तो ये डेमोक्रेट्स की ये पॉलिसीज़ थी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, हर किस्म के लोग होने चाहिए, किसी को आउट नहीं रखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो मेरिट टुक अ बैक सीट। अब ये कह रहा है कि मेरिट के ऊपर होना चाहिए। इसने आते सार बहुत से लोग फायर कर दिए पिछले 10 दिन के अंदर अंदर, जब से ये आया इसने। तो और इसके अंदर सिक्योरिटी और एविएशन के कुछ लोग भी और कुछ कमिटीज़ को डिसबैंड कर दिया। अच्छा। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है ट्विटर के ऊपर कि तुम्हारी वजह से, तुमने ये जो किया है उसकी वजह से ये लापरवाही हो गई है एविएशन ऑफिशियल्स की, क्योंकि आपने लोगों को निकाल दिया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो और आप इसकी ज़िम्मेदारी लें। डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि मैं तो अभी शुरू भी नहीं किया, और ये जो कुछ हुआ है ये इसीलिए हुआ है, उसका ये मौक़िफ़ है कि आपने मेरिट के ऊपर लोग नहीं रखे हुए, आपने सिफारिशों के ऊपर रखे हुए, मतलब एग्जीक्यूटिव सिफारिश जो इक्वल रखना है, इतने लोग इधर से होने चाहिए, इतने इधर से। तो इसकी वजह से ये जो है ना कॉम्पिटेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए इनको, तो ये मेरी वजह से ये नहीं हुआ, ये जो पहली पॉलिसीज़ चल रही थी उसकी वजह से ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब वहाँ डिबेट चल रही है अमेरिका के अंदर, जाहिर है जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे, मगर जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर इस किस्म के नहीं हो सकता। अच्छा। कि आपने इतने बंदे निकाल दिए हैं, और ऐसी बात भी नहीं है, अभी तो निकलेंगे, अभी निकाले नहीं हैं। अगर ऑर्डर्स भी हैं कि निकालने के, तो वो अभी तक बैठे में काम कर रहे हैं, उनका जब तक वो पूरा नहीं होगा एंड सो ऑन, पूरी एक फॉर्मेलिटी होती है। ये नहीं होता कि जी कल ही आप उठाएं और निकल जाए वहाँ से। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये दिस इज अ जेन्युइन एक्सीडेंट, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो तारकीन वतन हैं 30,000 के करीब, उनके लिए वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं गुआंतानामो में। अनबिलीवेबल। अब गुआंतानामो में मेरा ख्याल है कि 15 के करीब हैं इनमेट्स, एक ज़माने में 160 के करीब थे। वहाँ वो कह रहा है मैं तो पूरा, वहाँ एक गोल्फ कोर्स भी है बाय द वे। अच्छा। और कह रहा है वो सारे गोल्फ कोर्स के ऊपर मैं बैरक्स बनाने लगा हूँ, और मैं 30,000 असाइलम सीकर्स और इट्स सो कॉल्ड, जिनको वो कहता है ये टेररिस्ट हैं, इनको निकालना है हमने यहाँ से, मगर क्योंकि वो लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है। अच्छा। तो इसलिए मैं उठा के इनको वहाँ भेज रहा हूँ। अब सोचो 30,000 लोगों को, अच्छी खासी तादाद है, कैसे उनको निकाल रहा है, और फिर उनके लिए खाना पीना रोना रहना सहना सारा ही बनाएगा, अरबों डॉलर खर्च कर देगा, मगर उनको रखना नहीं है शहरों के अंदर, उनको निकाल देना है और लड़ना है उनके केसेस, और उनको लीगली डिपोर्ट कर देना। अच्छा। क्योंकि जाहिर है वो सारे लड़ेंगे ना, दिल गो टू कोर्ट कि जी हमें क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है। तो वो कहता है उसको इनको सीधे गुआंतानामो में भेज दिया जाए। अब सोचो यार, द मैन इज मैड। अभी ये कोई तरीका तो नहीं है, दे आर नॉट टेररिस्ट के आप गुआंतानामो में भेजेंगे। वो तो वैसे ही गुआंतानामो बे के बारे में इवन वो कहते हैं कि टेररिस्ट को वहाँ रखना वो भी ठीक नहीं है। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं, और वो तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे। हाँ, बराक ओबामा और बाइडेन ने तो उसको बंद करने की भी कोशिश की थी। इट वाज एन ओल्ड बेस, एंड इसने ये इन्होंने बुश ने इनको बना दिया, उसको सेंटर बना दिया टू कीप टेररिस्ट देयर। तो अब ये इसको और बढ़ाना चाह रहा है। आई थिंक इट्स अ टेरेबल पोजीशन। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो इसका इस्तेमाल बदतरीन मुजरिमाना जहनियत रखने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए। हाँ, तो 30,000 उसको 30,000 के लिए कर रहा है। उसको कैसे पता कि 30,000 है या 10,000 है या 5,000 है? ये मतलब अपने खुद से ये तैयारी फैसला कर लिया कि कम से कम 30,000 बंदा कर दो। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये टेररिस्ट बनने जा रहा है, ये बनेगा? ये तो दिस इज रिडिकुलस। या इसका माइंडसेट ऐसा। हाँ। तो इसके लिए फंड्स ज़ाहिर है कांग्रेस ने मुख्तस करने हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। होंगी ना कि जी किसको आप करेंगे, जिसको भी ये उठा के भेज देंगे वो चैलेंज करेगा, तो ये तो मामला चलेगा। बट ये सिर्फ प्रोपेगेंडा स्टंट है। ठीक है। ये जैसे इसके जो सारा कुछ इसने जो किया है ना पहले 10 दिन में, ये सारा स्टंट है।
ये देखिए ना, ये जो एड बंद की है, ये फिर आप कह रहे हैं कि 90 दिन के लिए अब होल्ड कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे। ये बिल्कुल कल के प्रोग्राम में मैंने इसका जिक्र किया था कि ये पॉलिटिकल गिमिक्री है जी, ये दिखाने के लिए कि मैं आया हूँ, मैं कर रहा हूँ जो मैंने करना है। इस पर बहुत सी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं होंगी, बहुत सी चीज़ें आधे रास्ते में छोड़ दी जाएंगी, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी, उसके ऊपर चैलेंजेस होंगे। ये टोटल केओस होगा इसके साथ। ठीक है, और अगर मैं आपका छोटा सा कमेंट GSP प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन का जो पाकिस्तान पर दबाव है उस पर लूँ तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? यार आई टेल यू दिस इज़ अ सीरियस मैटर। ये जो आए हुए हैं साहब स्वीडन के, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस वक्त बहुत एक महाज बन रहा है और कि जी यहाँ मीडिया के ऊपर बड़ी रिप्रेशन हो रही है, और ये जो हाल ही में जो पीका बिल बनाया इन्होंने, मैं समझता हूँ इनके गले पड़ेगा ये। क्योंकि अब मैं एक बात बता दूँ, अब जो भी बाहर से आएगा ना गोरा, जब भी हम लोगों को आके मिलेगा ना, हमारी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट लोग हैं जी। तो अब वो जब मेरी को इंटरव्यू करेगा जो कि करने आते हैं आज तक, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट को चांस दिया जाए तो मैं बात करूँ। ठीक है, टू होम इट मे कंसर्न, सो इट्स अ रैप। तो ये आप बैक ऑफ करें, ओके, माइंड इट, अगले प्रोग्राम तक के लिए बैक ऑफ करें।